नायरा की शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे, लेकिन दोनों में कोई पति पत्नी के संबंध नहीं थे। कार्तिक ने पहले दिन ही नायरा को बता दिया था कि वह प्रिया नाम की लड़की से प्यार करता है। वह जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहेगा। वह सुहाग सेज पर अपने पति का इंतजार कर रही थी। हर आहट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। वह आने वाले सुखी दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रही थी। कार्तिक को कमरे में आता देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने झट से अपना चेहरा घूंघट में छुपा लिया। उसने सोचा था कि कार्तिक उसके सामने बैठ घूंघट उठाएगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, कुछ मेरे बारे में पूछेगा, कुछ अपने बारे में बताएगा। लेकिन कार्तिक ने कमरे में आते ही बड़ी ही बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस मत लगाना। मेरे जीवन में कोई है जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो। मैं तुम्हें खर्चा देता रहूँगा। कार्तिक ने अपने मन की बात नायरा से कह डाली। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं जिसे जीवन साथी बनाकर लाया हूँ उसके लिए भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं। पति के इस व्यवहार से नायरा के सारे सपने एक ही पल में टूट गए। खर्चे देने की बात सुनकर नायरा को समझ में आ गया कि कार्तिक शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। उसने अपना घूंघट उठाया और कार्तिक से कहा कि आप मेरी एक बात मानेंगे। कार्तिक ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है अब तुम रोना धोना शुरू करोगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कुछ पूछो, इससे पहले ही मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने शादी माता पिता के दबाव में की है। बिरादरी, जात पात, इन सब दकियानूसी बातों के कारण प्रिया से शादी नहीं हुई। माता पिता ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी, तुमसे ज़बरदस्ती शादी करवा दी। मैं कभी तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं, समझी? उन्हें क्या लगता है, शादी कराकर प्रिया से मुझे दूर कर दिया? मुझे प्रिया से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। नायरा ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी है। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हों। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और मेरे परिवार के सामने मुझे झूठी पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे। कार्तिक बिना बोले करवट लेकर आंखें मूंद लिया। नायरा भारतीय संस्कृति में पली बढ़ी, जहाँ शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो रिश्ता 7 जन्म तक नहीं छूटता। नायरा नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। चाहती तो इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती थी, लेकिन वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लग गई थी। यही कारण था कि वह किसी भी हाल में अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा कि कार्तिक जैसा कहेगा वो वही करेगी। इस तरह वह धीरे धीरे पति का प्यार पा लेगी। दिन गुजरने लगे, पर कार्तिक ने नायरा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। कई बार नायरा कार्तिक से बात करने की कोशिश करती, पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही थीं। कार्तिक जितना बेरुखी से बात करता था, नायरा का प्रेम उसके लिए बढ़ता जा रहा था। कार्तिक के बिना नायरा के लिए दिन पहाड़ और रात काली काली बल्ला की तरह लगने लगी थी। नायरा को विश्वास था कि वह कार्तिक को एक दिन पा लेगी। वह अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती। कई बार कार्तिक की माँ नायरा को उदास देखकर पूछ लेती कि कार्तिक का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, दोनों में सब ठीक चल रहा है। नायरा आंखें झुका लेती, सिर्फ गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब देती। माँ को संदेह हो रहा था, लेकिन संकोच से वह कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। इसी तरह शादी के 6 महीने और निकल गए। कार्तिक तो अपने प्यार के पास था, इसीलिए उसे किसी और का दुख महसूस नहीं हुआ। लेकिन नायरा अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। नायरा का शांत व्यवहार उसे मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वह काम की अधिकता का बहाना करके रात को घर नहीं आता था।
कार्तिक के आए दिन रात को बाहर रहने के कारण वह परेशान हो गई। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए, कहीं वह किसी गलत रिश्ते में तो नहीं है। हो सकता है वो लड़की ठीक ना हो। यही सोच के एक दिन नायरा ने अपने सास ससुर के साथ बात करने का निश्चय किया। उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटी, नायरा बोली। माँ जी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन ये मुझसे बात तक नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं हैं। मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। मेरा बेटा बेटा मेरा बेटा आजकल के लड़कों जैसा नहीं है, थोड़ा शर्मीला है। थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, उन्होंने मुझे पहली रात में ही बता दिया था कि वह किसी और को प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे कराई है। नायरा की सास के पास अब कोई उत्तर नहीं था, लेकिन नायरा का सब्र टूट चुका था। आपकी जिद से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनकी व्याहता ना बन पाई। वह तो अपनी प्रेमिका के साथ है। मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आप बताइए। नायरा अपने आंसू रोक ना सकी। उसकी बातें सुनकर ससुर कमरे में आ गए। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, मैंने सोचा तुम्हारे जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर वो उसे भूल जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। बेटी, थोड़ा सब्र रख। मुझे मालूम है वो लड़की सही नहीं है। मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है। मुझे विश्वास है एक दिन झूठे प्यार में ठोकर खाकर तेरे पास ही लौट कर आएगा। नायरा ने कहा, पिताजी, अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इनको लेकर चिंता रहती है। कभी तो मन होता है कि माता पिता के पास वापस लौट जाऊं। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया और कहा कि जहां 6 महीने काट लिए, हमारे कहने पर कुछ समय के लिए और रुक जाओ। शायद सब ठीक हो जाए, हम बात करेंगे। अगले दिन नायरा बाजार जा रही थी तो उसने देखा कि कार्तिक एक सांवली रंग की लड़की के साथ है। वह उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि वह एक सकरी सी गली के छोटे से घर में घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया। नायरा बड़ी तेजी से उस तरफ बढ़ी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाज़ा खटखटाने जा रही थी पर रुक गई। दोनों की हंसी सुनकर वह बेचैन हो रही थी। वह सोच रही थी कि वह दरवाज़ा खटखटाए या दोनों का बाहर आने का इंतज़ार करे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। अपने पति को किसी और के साथ में देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वह सोच रही थी कि प्रिया बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन वह एक साधारण नक्श वाली सांवले रंग की लड़की थी। आज प्रिया को अपने पति के संग देख वह अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे कुरूप महिला है वो, जो अपने पति को ना पा सकी। काफ़ी देर नायरा घर के बाहर खड़ी हो उनके आने का इंतजार करती रही। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज वो प्रिया से अपने पति को वापस मांग कर रहेगी। साफ साफ उसे अपनी ज़िंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हंसते हंसते आए। कार्तिक नायरा को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नायरा ने उसकी तरफ देखा। अरे, तुम मुझे पहचानते हो? कार्तिक ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम मेरी बीवी हो। नायरा अभी थोड़ी ऊंची आवाज करके बोली। कभी बीवी को एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? कार्तिक उसकी बात काटते हुए बोला। मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे तुम्हारी जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कार्तिक ने कहा, मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। फिर आज ये सारा ड्रामा क्यों? नायरा अपने आंसुओं को रोक ना सकी। तुमको मेरी तकलीफ ड्रामा लग रही है? कार्तिक बोला। मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया और हम दोनों के बीच
कोई पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, तो कपट कैसा? नायरा बोली, अपनी ब्याहता को ना छूना, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहागन होते हुए भी अपने पति का प्यार ना पा सकी, इससे अधिक कोई प्रताड़ना नहीं। मेरे लिए मेरा पति मेरा नहीं। आज नायरा सारी शर्म छोड़ चुकी थी। आज वह अपना हक लेना चाहती थी। उसका सब्र का बांध टूट गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, लेकिन नायरा को किसी का कोई डर नहीं था। तुम्हें इसे छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आना होगा। तुम्हें मेरा बनना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, नायरा ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा। लेकिन कार्तिक ने नायरा की कोई परवाह नहीं की। वह बोला, तुम्हारा जो मन हो रहा है वो करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। नायरा रोते रोते प्रिया से बोली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझे लौटा दो। तुम जो कहोगी वह करने को तैयार हूँ। बोलो, क्या लोगी तुम मेरे पति को छोड़ने का? प्रिया के चेहरे पर जीत की खुशी थी। नायरा को तड़पते देख वह खुश थी। उसे नायरा पर बिल्कुल दया नहीं आई। वह हंसकर बोली, क्या तुम अपनी सुहाग की चूड़ियाँ मुझे दोगी? क्योंकि जब सुहाग ही तुम्हारा नहीं है, तो तुम यह चूड़ियाँ पहनकर क्या करोगी? इन पर तो मेरा हक है। अपने पति के साथ साथ यह सुहाग की चूड़ियाँ भी मुझे दे दो। नायरा के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। कुछ सोचकर उसने साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर बढ़ा दिया और हाथों से अपनी सुहाग की चूड़ियाँ उतार उसी पर रख दी। कार्तिक ने पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो? यह सब क्या है? उसने कहा, ये सुहाग की चूड़ियाँ पति के जिंदा होने की निशानी होती हैं। मेरे लिए यह चूड़ियाँ सुहाग का शव हैं और मैं सुहागन विधवा। नायरा की हालत देखकर लोगों की आंखें भीग गईं, लेकिन पत्थर दिल प्रिया ने बड़ी बेशर्मी से वह चूड़ियाँ उठाईं और कहा, इन सुहाग की चूड़ियों में मैं जान दूंगी। और कार्तिक का हाथ पकड़कर आगे निकल गई। नायरा वहीं बैठे अपने सूने हाथों को देख रही थी। प्रिया की यह हरकत कार्तिक को बुरी लगी, बहुत बुरी लगी। एक औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? नायरा का निस्वार्थ प्रेम है, वह गलत नहीं है, लेकिन प्रिया और मैं नायरा के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज पहली बार कार्तिक को महसूस हुआ कि नायरा प्रिया से बेहतर इंसान है। आज पहली बार कार्तिक ने नायरा के मन और तन की खूबसूरती को देखा और महसूस किया। अपनी करनी पर बहुत दुखी था वह। रात को कार्तिक घर आता है। नायरा मुस्कुरा कर दरवाज़ा खोलती है। कार्तिक हैरानी से नायरा से पूछता है, तुम यहाँ? मैंने सोचा था तुम अपने घर जा चुकी होगी। मेरा घर? मेरा कौन सा घर है? माँ बाप के घर से जब डोली में बैठ विदा हुई तो वह घर पराया हो गया। तुम्हारे घर डोली में बैठकर आई, लेकिन अफसोस यह घर मेरा नहीं है। शायद लड़कियों के घर ही नहीं होते। मायके में रहती है पराई अमानत बनकर। लड़की के माँ बाप जीवन भर की पूंजी और अपने हाथों से पाली लड़की को अजनबियों के हाथ में यह सोचकर सौंप देते हैं कि वह अपने घर जा रही है। ससुराल वाले कभी मन से नहीं अपनाते। ससुराल में भी पराई लड़की ही कहलाई जाती है। तो किस घर में जाने की बात कर रहे हो? मेरे लिए तो दोनों घर ही पराए हैं, चाहे माँ बाप का घर हो या तुम्हारा। कार्तिक चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटे लेटे वो नायरा के बारे में सोचने लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है, स्त्रियों का जीवन बहुत ही कठिन है। नायरा सही तो कह रही है। जिस घर में वह पैदा हुई वह घर ही उसके लिए पराया। मेरे जैसे जीवन साथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आई, उसे वह भी ना दे सका। उसका क्या कसूर है? खोट तो मुझ में है। माता पिता की जिद से हार मानकर नायरा से शादी कर ली, उसका जीवन नष्ट कर दिया। नायरा ने तो बेटी का, बहू का और पत्नी का रिश्ता ईमानदारी से निभाया, और मैं ना अच्छा बेटा और ना अच्छा पति बन सका। अब इन सब में मेरी ही गलती है। लेकिन प्रिया का व्यवहार नायरा के प्रति अच्छा नहीं था। नायरा में कितनी करुणा थी, लेकिन प्रिया का व्यवहार इतना रुष्ट था। वह असमंजस में था। वह क्या करे? उसे अपनी गलतियां नजर आ रही थीं। उसकी आंखों के सामने नायरा का चेहरा बार बार दिखाई देता, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए प्रिया के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और प्रिया ने कितनी बेशर्मी से उसके सुहाग की चूड़ियां उठा लीं।
जबकि उसे नायरा को चूड़ियाँ वापस दे देनी चाहिए थी। मैं क्यों नायरा का दुख नहीं समझ पाया। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन नायरा आज भी दो घर की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ रहने को तैयार है। नायरा की जगह अगर प्रिया होती तो वह कभी नहीं सहन करती। प्रिया और नायरा दोनों आज की आधुनिक महिलाएं हैं, लेकिन एक रिश्तों की कदर करती है और दूसरी के लिए रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं। लेकिन मैं प्रेम में अंधा हो चुका था, अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाया। अब मैं जान चुका हूँ, नायरा से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। कार्तिक रात भर नायरा के बारे में सोचता रहा और फिर ना जाने कब उसकी आंख लग गई। जब वह सुबह उठा, अपने कमरे से बाहर आया तो नायरा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, नायरा कहाँ है? माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैंने रात तुम्हारी बात सुन ली थी और जब मुझे सारी बात पता चली तो मुझे नायरा के लिए बेहद दुख हुआ। आज की आधुनिक महिला जो छोटी मोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, वही जिसके पति ने पहली रात उसे ठुकरा दिया, उसके बावजूद वह अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वह हीरा थी, लेकिन तेरी आंखें बंद हैं। तू किस बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़कर उसको अहमियत दे रहा है। अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने यह फैसला लिया है कि उसके पिता को वह सारी धनराशि दूंगा जो उन्होंने नायरा की शादी में खर्च की है। अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम उसे तलाक दे दो। हम गलत थे जो तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझा। आज समय बदल चुका है, बच्चों को अपने फैसले स्वयं लेने चाहिए। हमारी जिद ने नायरा का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन वह पढ़ी लिखी संस्कारी महिला है। तेरे माँ बाप ने उसे यहाँ से चले जाने के लिए विनती की थी, इसलिए वह सुबह अपने मायके चली गई है, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा दे गई है। अपने माँ अपने कमरे से एक बैग लाकर देती है। कार्तिक जल्दी से उसको खोलता है। उसमें चुनरी, सिंदूर की डिबिया और एक लेटर था। कार्तिक जल्दी से लेटर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा है, शादी के समय यह चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहागन का आशीर्वाद देते हुए दिया था। मैं यह खो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह चुनरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से गंगा में बहा दो। कार्तिक लेटर पढ़ते ही फपक कर रोने लगा। माँ, मैंने नायरा के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता मैं। प्रिया के व्यवहार को देखकर मैं कल ही जान गया था कि वह स्वार्थी है। आप सही थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने नायरा को खो दिया। नहीं नहीं बेटे, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी कुछ देर पहले ही घर के लिए निकली है, रास्ते में ही होगी। तू जल्दी जा और हमारी बहू को वापस ले आ। कार्तिक जल्दी से गाड़ी निकाल नायरा को अपने घर वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। हर बस और टैक्सी में उसे ढूंढता है। एक टैक्सी में नायरा दिखाई पड़ती है। कार्तिक तेजी से गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करता है। टैक्सी रुकती है। कार्तिक नायरा से कहता है, नायरा मुझे बिना बताए जा रही थी। नायरा कार्तिक को देखकर हैरान थी। कार्तिक ने अपनी बात दोहराई तो नायरा ने भी जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। कार्तिक ने नायरा पर हक जताते हुए कहा, तुम जल्दी से टैक्सी से बाहर आओ। नायरा बिना जवाब दिए टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहती है। यह देख कार्तिक ड्राइवर को पैसे देते हुए नायरा का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतारकर कार में बिठाता है। नायरा ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? कार्तिक बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने? पर तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है कार्तिक। कार्तिक ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुम्हारा प्यार मैं नहीं हूँ कार्तिक। लेकिन नायरा, मैंने असली प्यार की पहचान कल की है। प्रिया जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। शादी के बाद भी उससे रिश्ता रखना गलत था। मैं पति धर्म भूल गया था। कार्तिक नायरा से माफ़ी मांगते हुए कहता है, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। तुमने सुहाग की चूड़ियों को जब सुहाग का शव कहा तो मेरी आत्मा ने मुझ पर धिक्कार दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो।
कहते हुए उसने गाड़ी प्रिया के घर की तरफ की। नायरा ने कहा, यह रास्ता अपने घर का तो नहीं है? कार्तिक बोला, हाँ, लेकिन मैं प्रिया के घर जा रहा हूँ। पर क्यों? उससे तुम्हारी सुहाग की चूड़ियाँ वापस लाने के लिए। नायरा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग को पा लिया था। कार्तिक सुहाग की चूड़ियाँ लेने के लिए प्रिया के घर पहुँचता है। अंदर हंसी की बहुत आवाज़ आ रही थी। कार्तिक अंदर जाने लगता है, लेकिन बातों में अपना नाम सुनकर वहीं रुक जाता है। उन लोगों की बातों में लग रहा है जैसे कोई अंदर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसलिए बाहर की तरफ लगी खिड़की से अंदर झांकने लगता है। चुपके से अंदर जाता है तो देखता है प्रिया अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बैठी है। सामने मेज पर नायरा की सुहाग की कांच की चूड़ियाँ रखी हैं। प्रिया की माँ हाथ में नायरा के ही सोने के कंगन और सोने की चूड़ियाँ उठाते हुए कहती है, समय तो लगा लेकिन माल तो हाथ लगा। प्रिया बोली, वह नायरा बेवकूफ़ लड़की कांच की चूड़ियों के साथ साथ ये सोने के कंगन और सोने की चूड़ियाँ भी दे गई। राधिका, तूने देखा नहीं कैसे रो रो कर वह मुझसे सुहाग की मांग कर रही थी? मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी। पता नहीं लोग क्यों इतना इमोशनल होते हैं। राधिका ने कहा, अगर लोग इमोशनल ना होते तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? कार्तिक भी तो इमोशनल है, तभी तो हम पैसे निकाल पाते हैं। कभी मेरी बीमारी के नाम से तो कभी किराए के लिए। बहुत भोला है कार्तिक। बस उसके सामने थोड़ा सा दुखी होकर दिखाओ और उसकी जेब से पैसे निकाल लो। वहाँ बैठे सभी लोग कार्तिक पर हंस रहे थे। आज नहीं तो कल वह शादी मुझसे ही करेगा और उसकी जायदाद का उसका सारा रुपया मेरा भी होगा, मेरा ही होगा। फिर से सभी लोग ठहाकर लगा के हंसते हैं। सोफे पर बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, पर इस बार बहुत लग गया माल आने में। प्रिया दूसरी लड़की से पूछती है, तेरा क्या चल रहा है? दूसरी लड़की कुछ कहती, इससे पहले ही उसका ध्यान कार्तिक पर पड़ गया। कार्तिक को देखते ही अंदर बैठे लोग सब घबरा गए। कार्तिक भी उनकी बातों को सुनकर शक पका गया। उसे प्रिया से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी, ना कभी उस पर शक किया। कार्तिक समझ गया था कि वह साजिश का शिकार हुआ है। वह प्रिया से कहता है, वो तो मैं कल ही समझ गया था कि तुम्हारे सीने में औरत का दिल नहीं है। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत बहुत मन दुखाया है। मैं उसे अब जीवन की सभी खुशियां देना चाहता हूँ। इसीलिए आज मैं तुमसे अपनी पत्नी की सुहाग की चूड़ियाँ वापस लेने आया हूँ। लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रहा, लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर रही थी। मेरी जायदाद पाने के लिए साजिश रच रही थी। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ही गलत था जिसने माँ बाप और बीबी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। प्रिया, मेरी पत्नी की चूड़ियाँ मुझे लौटा दो, मैं चला जाऊँगा। इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। प्रिया वास्तव में सोने की चूड़ियाँ वापस नहीं करना चाहती थी। कमरे में मौजूद लोग कार्तिक को पकड़ अंदर के कमरे की तरफ खींचते हैं। कार्तिक वहाँ से भागता है और कार में जाकर बैठ जाता है। कार्तिक नायरा को जल्दी से पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहता है। नायरा घबराकर कार्तिक से पूछती है कि ऐसा प्रिया के घर क्या हो गया कि पुलिस को फ़ोन करना है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए कार्तिक बोला, जितना कह रहा हूँ उतना करो, जल्दी से फ़ोन लगाओ। अगर तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ कुछ भी कहा तो हमसे बुरा कोई ना होगा। तब तक नायरा पुलिस को फ़ोन मिला चुकी थी। मामला बिगड़ता देख प्रिया और बाकी लोग भागने लगते हैं, लेकिन नायरा प्रिया को भागने नहीं देती। कुछ देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। कार्तिक से पूरा मामला जानकर पुलिस प्रिया और उसके परिवार को हिरासत में ले लेती है। कार्तिक अपनी पत्नी नायरा की सुहाग की चूड़ियां लेकर दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर पर कार्तिक के माता पिता चिंता में बैठे हैं। तभी नायरा और कार्तिक आते हैं। माँ बाप दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ कहती है, कितनी सुंदर जोड़ी है। दोनों अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कार्तिक बैग से चुनरी सिंदूर निकालता है। उस पर सुहाग की चूड़ियाँ रखकर माँ से कहता है, माँ, एक बार फिर से बहू को सुहाग पिटारी देने की रस्म पूरी कीजिए। कार्तिक की माँ अपनी बहू नायरा को सामने बिठाकर कहती है,
मैंने तो इसे अपनी बहू मान लिया था, लेकिन तूने इसे आज अपनी पत्नी स्वीकार किया है। आज यह रस्म तू अपने हाथों से निभा। कार्तिक अपने हाथों से चूड़ियां पहना और सिंदूर लगाकर नायरा को चुनरी उड़ाता है। नायरा के चेहरे पर मुस्कान देख आज उसे समझ आता है कि एक भारतीय संस्कारी औरत उसके लिए रिश्तों से बढ़कर कोई खजाना नहीं। धन्य है नारी जो माफ़ करने का जज्बा रखती है। यह जज्बा पुरुषों में कम दिखाई देता है।